Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing Indian Constitution at Work NCERT क्लास 11th. So हम हैं चैप्टर 10 पे फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. इसके पहले हमने पिछले सेशंस में हमने स्टार्ट किया था कि हमारी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है हमारे संविधान की पॉलिटिकल फिलोसफी है वो क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल फ्रीडम. आज इस सेशन में हम पढ़ने जाने वाले हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. ये कैसे हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनबिल्ट है, और सेक्युलरिज्म के बारे में. उसके अंदर हम स्टेट्स पावर टू इंटरवीन एंड राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप पढ़ेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी चीज़ें जो है कवर अप कर लेंगे. फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स. ओके, नाउ सो देखिए पहला पॉइंटर है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. तो हमारे संविधान में दिस इज इनबिल्ट है ना, हमने दिया है, हमने बोला है कि इक्वल रेस्पेक्ट दी जाए सारी कम्युनिटीज़ में. ठीक है, इसी वजह से हमने अडॉप्ट किया इक्वालिटी को. जब हमने इक्वालिटी अडॉप्ट किया तो हमने सोचा कि नो मैटर व्हाट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस यू बिलोंग टू, the constitution or you can say the country is not going to discriminate on the basis of that. So ये ऑल्दो ईजी नहीं था हमारे कंट्री में, क्योंकि कम्युनिटीज़ के पास इक्वालिटी वाला जो रिलेशनशिप था कभी भी इवॉल्व नहीं रहा है हमारे देश में. एंड हमारे यहाँ कुछ हेरारिकल रिलेशनशिप्स भी रहे हैं एक के साथ दूसरे के साथ, जैसे कि कास्ट में. और सेकेंड, व्हेन कम्युनिटीज़ डू सी ईच अदर एज इक्वल दे ऑल्सो टेंड टू बिकम राइवल्स. ठीक है, दोनों को इक्वालिटी पर रख दोगे तो ये आपस में इनके राइवल्स बनने लगेंगे. ठीक है, जैसे कि केस देख लीजिए रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, है ना, कि एक हिंदू है एक मुस्लिम्स हैं तो आपस में इक्वालिटी पर रख दिया तो आपस में क्लैशेस होते हैं, ऐसा होता है. सो दिस वॉज ह्यूज चैलेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने. ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कम्युनिटीज़ को लिबरल कैसे बनाएं और ऑल्सो इक्वालिटी कैसे मिले इनको इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी टर्म्स, है ना. जो भी हमारे यहाँ कंडीशंस हैं हायरार्की और राइवलरी के बीच में एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे दें और इक्वालिटी कैसे मेंटेन हो पाए. तो देखो, या तो बोल सकते हो कि भाई हम ये ABCD रिलीजन है, इन सबको बोलते हैं कि हमारा स्टेट ये सारे ABCD रिलीजन मानेगा. ठीक, एक तो ये तरीका है. बट ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं कि रिलीजन्स के अंदर भी सबसेक्शंस है और भी बहुत सारे रिलीजन हैं. तो फिर क्या करें कि हम ये बोल दें कि भाई हम जो स्टेट है वो कोई भी रिलीजन नहीं मानता, है ना, कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे किसी कम्युनिटी को. यानी कि हम ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप शेड्यूल कास्ट हो, इस रिलीजन से बिलोंग करते हो. ठीक है, ये तरीका है. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बाय जस्ट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द कम्युनिटी एट ऑल. जैसे कि देखो बहुत से वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि आप क्या हो, आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दे रहा ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द कम्युनिटी. बट हमारे देश में वर्कबल नहीं है ना, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ही इवॉल्व हमारी सोसाइटी से हुआ है और हमारी ये सारे ट्रेडिशंस से हुआ है. ऑल्सो हमारे जो इंडियंस हैं वो कम्युनिटी से ज़्यादा अटैच नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल जो हैं वो किसी न किसी कल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. उनकी खुद की वैल्यू होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम होती है, लैंग्वेज होते हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं. सो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज़ दैट वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज्ड द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज़. हमने वैल्यूज़ को एक्नॉलेज किया है ना. ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज़, राइट. तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में कैसे इन सबको एक साथ लेके चलें. अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस में, ठीक है, तो उनके पास कम्युनिटीज़ लार्ज बेसिस पे होती हैं, लिंग्विस्टिक हो गई, रिलीजियस हो गई, है ना. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कल्चरल कम्युनिटीज़ भी डिफरेंट है, लेकिन रिलीजन में भी आपको डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर मिल जाएंगे और डिफरेंट कास्ट मिल जाएंगी. तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो ये इंपॉर्टेंट था कि ये इंश्योर करना कि नो वन कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डोमिनेट्स अदर, यानी कि कोई एक कम्युनिटी किसी और को डोमिनेट ना करे. और इसी वजह से हमने दिस मेड इट मैंडेटरी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, है ना. एंड जैसे कि एक राइट है रिलीजियस राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो कि एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी तरह का, लेकिन ये अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं. दे हैव द राइट, दे हैव दिस फ्रीडम. ये प्रोविजन शो करता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट डज नॉट सी रिलीजन मेरली एज अ प्राइवेट मेंबर कंसर्निंग द इंडिविजुअल, बट हम एज एन एल देखते हैं कि कहीं दूसरे सेक्शन को कहीं उससे डिस्क्रिमिनेटरी फील ना हो.
अब देखिए सेकुलरिज्म कैसे हमारे फिलॉसफी में इवॉल्व है। सेकुलर स्टेट क्या होता है? ऐसा स्टेट जो कि रिलीजन को सिर्फ प्राइवेट मैटर की जैसे देखेगा, यानी कि वो इंडिविजुअल का राइट है, उसको रिलीजन फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, स्टेट का कोई रोल नहीं होगा आपके रिलीजन में। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ कि रिफ्यूज़ कर दो रिलीजन एज अ पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया उस रिलीजन को, है ना। और यूजुअली सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, रिलीजन को मेंशन ही नहीं करते हैं अपने संविधान में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा भारत का संविधान जो है वो सेकुलर नहीं है। बट नो, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। दो द टर्म सेकुलर वॉज नॉट इनिशियली मैंशनड, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के थ्रू मेंशन किया गया हमारे प्रियम्बल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही सेकुलर था, ठीक है। The mainstream Western conceptions of secularism actually means mutual exclusion of states and religion in order to protect the values. देखो, वेस्टर्न कंसेप्ट कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन को दूर रखो, दे आर द टू सेपरेट वैल्यूज। क्यों दूर रखो, इनको एक्सक्लूड क्यों करना है? क्योंकि हमें इंश्योर करनी है इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम इंश्योर करनी है, और सिटीजनशिप राइट इंडिविजुअल की। इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना पड़ेगा। अगेन, नाउ द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दोनों रिलीजन और स्टेट अपने आप से दोनों के इंटरनल अफेयर से दूर रहें, यानी कि रिलीजन में जो हो रहा है स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और स्टेट में जो हो रहा है उसमें रिलीजन ये नहीं बोलेगा कि आप ये हमारे रिलीजन के हिसाब से नहीं कर रहे हो। जैसे कि बहुत से आपको दिख जाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने आप को एज अ मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, कुछ देश अपने आप को मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज़ हाउ देयर रिलीजन अफेक्ट्स द स्टेट्स। बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से एक्सक्लूड कर दिया, स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में, और सिमिलरली रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टेट को डिक्टेट नहीं करेंगे कि स्टेट के जो पॉलिसीज़ हैं वो रिलीजन के हिसाब से ऐसे ऐसे बने। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब रिलीजन स्टेट स्ट्रिक्टली एक दूसरे से दूर दूर रहें, सेपरेट रहें। अब ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ये हमारी फ्रीडम जो है इंडिविजुअल की वो इंश्योर करता है। अब कैसे? देखो, अगर स्टेट अगर किसी रिलीजन को सपोर्ट करें, ठीक है, मतलब वो उसको एक्स्ट्रा राइट देगा और इस रिलीजन को, इस पर्टिकुलर ए रिलीजन को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर। जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में आ जाती हैं, लोगों की इंडिविजुअल लाइफ्स थ्रेट में आ सकती हैं और वो लोगों को डिक्टेट करने लगती हैं कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे गॉड से रिलेट करना है, कैसे प्रे करना है। इंडिविजुअल के पास ये ऑप्शन होना चाहिए एक मॉडर्न स्टेट में कि वो इस चीज़ को बना करना चाहे या नहीं करना चाहे। लेकिन अगर स्टेट के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी तो इंडिविजुअल के पास ऑप्शन नहीं रहेगा अपने विल के हिसाब से रहने के लिए, तो फिर फ्रीडम हैम्पर हो गई, राइट। इसीलिए स्टेट और रिलीजन आपस में सेपरेट रहने चाहिए। नाउ हाउ द मेकर्स डिपार्टेड द वेस्टर्न मॉडल्स? दे हैव डिपार्टेड इन टू वेज। रिलीजियस राइट्स ऑफ द ग्रुप, हमने जो ग्रुप्स हैं उनको रिलीजियस राइट्स दिए। ऑल्सो स्टेट्स का कितना पावर है इंटरवेंशंस में व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस अफेयर्स। सो फर्स्ट, दे रिकॉग्नाइज दैट इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी वॉज नेसेसरी एज ए इक्वालिटी बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी कि एक कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी है, सबको सेम राइट्स मिलना ज़रूरी है। एंड ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो फ्रीडम्स हैं वो डिपेंड करती हैं इनकी कम्युनिटी पे। सो अगर एक कम्युनिटी डोमिनेटिंग हो गई तो वो सिग्निफिकेंटली इस कम्युनिटी के मेंबर को भी इफेक्ट करेगी। सो ऑन द अदर हैंड, अगर एक कम्युनिटी यानी कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी होगी और डोमिनेशन नहीं रहेगा किसी एक कम्युनिटी का, सो ये सारे इंडिविजुअल एक साथ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकते हैं, इक्वल डिग्निटी के साथ जी सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीडम। ओके, इसी वजह से हमारे संविधान ने हमने राइट ग्रांट की है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट कर सकते हैं। तो हमने किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, हमने कहा जो भी है आप अपना काम करिए,
और इसका मतलब ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, ओके। यानी कम्युनिटीज़ अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल के पास भी रिलीजियस फ्रीडम है। यानी कि ये इसकी वो हमने राइट टू कॉन्शियसनेस पढ़ा था ना, सो राइट टू कॉन्शियंस पढ़ा था ना, तो उसमें यही था कि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि उसको किसी रिलीजन को मानना है या नहीं मानना है, और मानना है तो किस तरह से मानना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। नाउ द सेकेंड वन है स्टेट का कितना पावर है इंटरवीन करने के लिए। सो सेपरेशन जो होता है ना इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। दिस इज बिकॉज रिलीजियसली सैंक्शंस कस्टम सच एज अनटचेबिलिटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल ऑफ द बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये सारे क्या थे, रिलीजियस इवल्स थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, इंडिविजुअल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर हानि हुई। सो ऐसे कस्टम्स जो कि डीपली रूटेड हैं और इवल्स हैं, तो इनको स्टेट बिना इंटरवीन किए हटा नहीं सकता। तो सिंपली स्टेट को कुछ अफेयर्स में इंटरफेयर करना पड़ेगा, और ये इंटरफेरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। इन कम्युनिटीज़ को हेल्प भी कर सकता है, राइट, बाय गिविंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम एज वेल। द स्टेट मे हेल्प or hinder religious communities depending on the mode of action promotes the value of freedom of equality and freedom, कि आप ये दो चीज़ों को कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो हमारे यहाँ स्टेट और रिलीजन का जो सेपरेशन है, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, बट प्रिंसिपल डिस्टेंस है कि आप अपने लिमिट्स में रहो, हम अपनी लिमिट्स में रहेंगे। और एक थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स आइडिया भी है हमारे देश में कि स्टेट ने ना एकदम डिस्टिंक्ट नहीं किया अपने आप को रिलीजन से, ठीक है, बट उसमें इंटरवीन करने से और इंटरफेरेंस करने से अपने आप को एब्सटेन किया है। और वो भी तब करता है जब आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे सवाल ना आए, अदरवाइज स्टेट इंटरवीन कर सकता है। इन द पास्ट ऑल्सो स्टेट्स हैव टेकन वेरियस डिसीजंस जो कि किसी रिलीजियस अफेयर्स को हैम्पर किए, जैसे कि सती प्रथा हो गया, और फॉर एग्जांपल यू कैन से ट्रिपल तलाक एंड ऑल। तो ये इन चीज़ों को हैम्पर कर रहे थे ये सोसाइटल लेवल्स, इसलिए स्टेट ने इंटरवीन किया वहाँ पे। So here they have given the three core features of the constitution. First, our constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism. ये हमारा important achievement है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की सोसाइटी थी उसके बेसिस पे ये अटेन करना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिविजुअल लिबर्टीज़। यानी कि हमने इंडिविजुअल लिबर्टीज़ प्लस सोशल जस्टिस दोनों चीज़ों को एक साथ रखा है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट टू कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम ये शो करते हैं कि इंडिया ने कैसे अपने आप को अहेड रखा है एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस, और हमारे किस तरह से वैल्यूज़ हैं। थर्ड इज़ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंटर कम्युनल स्ट्रीफ्स, हमने कमिटमेंट रखा है ग्रुप के राइट्स को, यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर particularly, and this indicates that the framers हमारे जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, they were more than willing to face the challenges of what we are at the 4 decades later. इसको multiculturalism भी बोला जाता है। तो these are the core features of our 3 core features of our Indian Constitution. So guys, आज हमने पढ़ा respect for diversity and secularism, which is a political philosophy of our Indian Constitution. तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, national identity, which are the political philosophy to some extent of Indian Constitution, और फिर हम आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे procedural achievement and criticism and limitations. So this is it for this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos is not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। I'll see you in the next video. Thank you so much.